नमस्कार, मैं बीबी उपाध्याय एडवोकेट आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में आपको CRPC की एक ऐसी धारा के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। हालांकि उसका उपयोग बहुत कम किया जाता है, लेकिन यदि वैवाहिक विवाद के मामलों में पति पक्ष द्वारा इस धारा का उपयोग किया जाए तो कहीं ना कहीं इस धारा का लाभ पति पक्ष को प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है। क्योंकि आज हमारे समाज में वैवाहिक विवाद के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं और इसमें से यह प्रायः देखने में आ रहा है कि अधिकांश मामले झूठे साबित हो रहे हैं और पत्नी पक्ष द्वारा पति पक्ष को ब्लैकमेल किया जाता है, कानूनों का डर दिखा करके उनसे वसूली की कोशिश की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश की जाती है, जो कि एकदम गलत है, कानून का दुरुपयोग है। लेकिन समाज है और समाज में सब कुछ होता है, कानून इसीलिए बनाए गए हैं। हालांकि हमारे संसद द्वारा जो कानून बनाए गए हैं पत्नी के पक्ष में, वो बहुत सोच समझकर विचार विमर्श के बाद ही बनाए गए हैं और हालात को देखते हुए यह पाया गया था कि वैवाहिक विवाद के मामलों में पत्नी का पक्ष प्रायः कमज़ोर हो जाता है और पति पक्ष द्वारा दहेज के लालच में पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है, तंग किया जाता है और यहाँ तक कि संबंधों को, रिश्तों को तोड़ दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और ऐसी हालत में पत्नी, जो कि एक महिला है, पीड़ित महिला है, उसे बहुत ज़्यादा क्षति होती है। इसलिए संसद द्वारा पत्नी के, महिला के पक्ष में कानून बनाए गए हैं। लेकिन जैसा कि सभी कानूनों का दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती है, उसी प्रकार से इन उपयोगी बहुमूल्य कानूनों का भी दुरुपयोग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जब भी किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपने मामले को किसी अधिवक्ता के समक्ष रखा जाता है तो यह अधिवक्ता का कर्तव्य होता है। अधिवक्ता अब उस मामले में यह देखते हैं कि कौन कौन से कानून लागू किए जा सकते हैं और मामले की सच्चाई क्या है, मामले की स्थिति क्या है, और उन सब के मुताबिक अधिवक्ता महोदय द्वारा पीड़ित पक्ष की सहायता की जाती है और उस संबंध में जो कानून लागू हो सकते हैं उन्हें उस मामले में लागू किया जाता है, अप्लाई किया जाता है और पीड़ित पक्ष को अनुतोष न्यायालय द्वारा दिलवाया जाता है। तो इसी प्रकार से एक CRPC की धारा है, धारा 39। इस धारा में यह कहा गया है कि कोई भी आम व्यक्ति यदि कहीं किसी अपराध की जानकारी रखता है, कोई भी आम व्यक्ति को यदि ऐसी कोई तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है जिससे उसे लगता है कि यहाँ अपराध होने वाला है या यहाँ अपराध हुआ है, तो उसका यह कर्तव्य होता है कि वह अपने नज़दीकी मजिस्ट्रेट को, नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करे और जा कर के पूरे तथ्यों को बताए। लेकिन चूंकि यह धारा आम व्यक्ति पर एक कर्तव्य अधिरोपित करती है और आम व्यक्ति कानून के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता है, इसीलिए इस धारा का उपयोग बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। कोई भी आम व्यक्ति किसी अपराध को होते हुए अगर देख भी लेता है तो वो उस मामले से पीछा छुड़ा करके भाग जाता है, हट जाता है और उसके बारे में ना तो पुलिस को बताता है और ना ही मजिस्ट्रेट को बताना वो चाहता है। लेकिन इस धारा का उपयोग यदि वैवाहिक विवाद के मामलों में पति पक्ष द्वारा किया जाए तो पति पक्ष के जो पिता हैं, माता हैं या उनके घर के बाकी सदस्य हैं, जिन्हें यह पता है कि पति के खिलाफ कोई अपराध हो रहा है, पत्नी द्वारा कोई प्रताड़ना की जा रही है, पत्नी आए दिन मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, आत्महत्या की धमकी देती है, लेकिन पति अपना वैवाहिक जीवन बचाने के लिए खामोश रहता है, मौन रहता है, कुछ नहीं बोलता है, तो उनके परिवार के सदस्यों की भी ये जिम्मेदारी होती है
धारा 39 के तहत एक आम व्यक्ति होने के नाते उनकी ये ड्यूटी है कि वे मजिस्ट्रेट को, निकटतम पुलिस स्टेशन को इस घटना की सूचना दें कि उनके बेटे को, भाई को कोई तंग कर रहा है, धमकी दे रहा है, परेशान कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि शादीशुदा पुरुष, विवाहित पुरुष अपने परिवार को बचाने के लिए तरह तरह की प्रताड़नाएं बर्दाश्त करते हैं, सहते रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, जिसका गलत फ़ायदा उठाती हैं महिलाएं और उन्हें और ज़्यादा तंग करती हैं। मान लीजिए किसी परिवार में इकलौता बेटा है और उसके वृद्ध माता पिता उसके साथ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में पत्नी अपने पति को मजबूर करती है, तंग करती है कि वो अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ करके उसे अलग घर ले करके रहे। ये स्थिति बहुत ही भयावह होती है और ऐसी स्थिति में वह पति बहुत ही बेबस हो जाता है कि पत्नी को छोड़े या अपने वृद्ध माता पिता को छोड़े। अपना कौन सा कर्तव्य निभाए वह ये नहीं सोच पाता है, उसे क्या करना चाहिए वह यह भी नहीं सोच पाता है। तो ऐसी स्थिति में वृद्ध माता पिता यदि स्वयं चाहें तो पत्नी के खिलाफ मजिस्ट्रेट को या संबंधित पुलिस स्टेशन में सूचना दे सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि पत्नी ने स्वयं माता पिता को तंग किया हो या कुछ गाली गलौज किया हो या मारपीट किया हो या कुछ भी किया हो सकता है पत्नी अपने सास ससुर को तो कुछ न कहती हो, लेकिन अब उनके सामने ही पति को तंग करती हो, गाली गलौज करती हो। तो ऐसी स्थिति में वृद्ध माता पिता खामोश नहीं रह सकते हैं और सीआरपीसी की धारा 39 का उपयोग करते हुए वे निकटतम मजिस्ट्रेट को सूचित कर सकते हैं। हालांकि इस तरह के मामलों में जब भी किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो सर्वप्रथम पीड़ित व्यक्ति अपने अधिवक्ता से संपर्क करते हैं और अधिवक्ता का ये कर्तव्य होता है, अधिवक्ता महोदय संबंधित मामले को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए कौन सी धारा का किस प्रकार से उपयोग करना है वे स्वयं करते हैं अपने विवेक से। लेकिन इस धारा के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। इसी मकसद से इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दिया गया है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ होगा और इसका उपयोग करके आप अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे और कहीं ना कहीं वैवाहिक विवाद के मामलों में इससे परिवार टूटने से बच पाएगा। इस कानून को बताने का मकसद ये कतई नहीं है कि पति पत्नी के रिश्ते टूट जाएं या परिवार बिखर जाए या डिवोर्स हो जाए, बल्कि इन सभी कानूनों का मकसद ये होता है कि परिवार टूटने ना पाए, बिखरने ना पाए। कोई यदि मनमाना व्यवहार कर रहा है तो उस पर अंकुश लगाया जा सके, उसे समझाया जा सके, रोका जा सके। किसी को गलत करने से रोकना भी कानून का उद्देश्य होता है और उन कानूनों को बताने का उद्देश्य भी हमारा यही है कि उन कानूनों का उपयोग करके परिवार को बचाया जा सके और डिवोर्स की नौबत ना आने पाए। इसलिए कानून का उपयोग हमेशा करना चाहिए। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के वैवाहिक विवाद के मामलों से संबंधित कानूनों की जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।